कल मैंने बताया वो मेटाफर बोलते हैं उसको, घर सामने लाते हैं। सबसे पहले घर बांधने के लिए क्या लगता है? आरसी स्ट्रक्चर लगता है, फिर ईंटें सीमेंट लगती है। तो आरसी आ जाओ। अच्छा, सब लोग आगे आते चलो, क्योंकि ये दिखेगा नहीं पीछे से, मैं भी भूल गया। जितना आगे आ सकते हो आगे आ जाओ। चलो मागचे पटापट पुढे या. आपल्याकडे वेळ कमी आहे आणि विषय खूप आहे. स्केलेटल और मस्कुलर से हमने घर बना दिया, फिर क्या करते हैं अपन? वास्तु पूजा. तो क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी के बाद सर्कुलेटरी, बराबर. उसके बाद फिर जाते हैं किचन में. किचन में खाना बनाना तो डाइजेस्ट होना चाहिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई. उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम. बाद में फिर क्या है? घर को सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए नहीं, चोरी न हो इसके लिए. तो उसके लिए क्या हो गया? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. और हम दो, हमारा एक तो होना चाहिए, तो उसके लिए आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो एक कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे ना, तो सिस्टम बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. एक एक स्टेप आगे जाना है. क्या क्या करते हैं हम लोग? सबने ये सब किया है ना. घर लिया है तो घर का स्ट्रक्चर था, ईंटें थी, इसके लिए हमने घर लिया. फिर वास्तु पूजा की, या जो भी गृह प्रवेश किया, फिर किचन में जाके दूध को उबाला. सब करते वही है, अलग से कुछ नहीं है. अब हमारे सिस्टम से कहां कहां कौन कौन से सिस्टम है? हमारे चेस्ट में क्या क्या है? सिस्टम कौन सी है? रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी. सर्कुलेटरी क्यों? कि हार्ट को ब्लड पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसके लिए वो सर्कुलेटरी सिस्टम. फिर आते हैं स्टमक रीजन में. स्टमक रीजन में क्या क्या है? डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी. बराबर, तीनों है ना. फिर आते मूवमेंट के लिए स्केलेटल और मस्कुलर, और सप्लाई के लिए नर्वस और एंडोक्राइन. चलो बताओ, स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती है? 206. और बच्चों में 270. वेरी गुड, स्टडी की है. मगर स्टडी क्या करके एक ही आवाज नहीं आना चाहिए. चलो इसे दो प्रकार के, एक एक्सियल, दूसरा है अपेंडिकुलर. तो एक्सियल में कितनी हड्डी है? 80. वेरी गुड. देख के बताओ ना. देखो यहां पर सवाल इसके लिए है कि आप देख के भी बताओगे तो ब्रेन को कंफर्म हो जाता है, यस ये है, बराबर ना, वो कनेक्शन होता है. तो एक्सेल में क्या क्या आता है? हमारी खोपड़ी आती है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, और छाती, रिबकेज, बराबर ना. और दूसरे में अपेंडिकुलर में 2 हाथ 2 पैर. तो उसके साथ क्या है? तो 126 है, ये तो 120 हो गई. 2 क्लैविकल, 2 स्कैपुला और 2 हिप बोन. टेलबोन आ गया स्पाइनल कॉर्ड में. अच्छा, अगर स्पाइनल कॉर्ड बोला तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से चालू होता है, कहां तक जाता है? टेलबोन तक. सभी हाथ लगा के देखो, टेलबोन तक है क्या?
स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से चालू होके L1 तक, नंबर 1 तक, मतलब कमर के ऊपर तक ही स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसके नीचे सिर्फ बोन्स है, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड करके पूरे स्पाइन में नीचे तक नहीं जाता है। ओके, फिर आगे चलते मस्कुलर सिस्टम। कितने मसल्स है? 639। देख के ही बताना है। अब इसे 3 प्रकार है, एक है टेंडन, कार्टिलेज, सॉरी 2 प्रकार है। टेंडन किसको बोलते हैं? बोन टू मसल, और दोनों बोन के बीच में होता है उसको कार्टिलेज बोला जाता है, राइट। फिर मसल कितने प्रकार के? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। हाथ का है उसको कार्डियक बोलते हैं, है ना। वॉलेंट्री मसल कौन से है? हाथ पैर के मसल है, गर्दन के मसल से, वो सब वॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री कौन से है? पेट के है, छाती के है। छाती के मतलब हार्ट के नहीं, छाती के। हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर जो मसल्स होते हैं हमारे रिब केस के साथ, वो मसल्स है एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सब इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और तीसरा है कार्डियक, हार्ट के मसल। अब मैं सवाल पूछने बैठा तो सब लोग चेहरे पे चिंता हो गई, कितने मसल इस्तेमाल करते हैं चेहरे के? क्यों भाई, स्मार्ट वर्क करो। आज के बाद कोई भी 14 से ज्यादा मसल इस्तेमाल नहीं करेगा। रन करेंगे? चलो छाती के ऊपर हाथ रखो और बोलो, आज के बाद मैं हर बार चेहरे के सिर्फ 14 मसल इस्तेमाल करूंगा, करूंगी। ठीक है, आपने खुद को प्रॉमिस किया, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपको रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। चलो आगे जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी में क्या क्या आता है? आपको चाहे तो दिखा देता हूं यहां पर। हाँ बोलो। लंग्स के पहले क्या आता है? ब्रोंकी। और लंग्स में क्या होता है? एल्वियोली, या वायु कोश बोलते हैं जिसको। कितनी वायु कोश है? उन्होंने 5 बोला, वो क्या है? लंग्स के पार्ट्स है, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 2, राइट। फिर लंग्स का काम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और हाँ वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। फिर वेपर को भी निकाल देता है, हमारे शरीर में वेपर भी होता है, बराबर ना। लंग्स में वेपर होता है, उसको भी बाहर निकालते हैं। फिर मैं जो कर रहा हूं अभी वो भी होता है। क्या कर रहा हूं मैं? बोल रहा हूं, तो आवाज की हवा चाहिए। और क्या है? नाक का काम क्या है? सिर्फ सांस लेना नहीं है, सूंघना है, स्मेल, अच्छा बुरा स्मेल सब आप लोग लेते हैं। अच्छा, हमारे ब्रेथ का स्पीड क्या है? 500। 1 मिनट में कितने बार हम सांस लेते हैं? 14 से 16 बार। 500 बोला वो आपने नेक्स्ट आंसर दे दिया। सांस कितनी लेते हैं, कितने ml लेते हैं, राइट। चलो तो उसके ऊपर से 500 ml हम सांस लेते हैं, तो रेस्पिरेटरी रिजर्व
कितना ले सकते हो वो है, वो कितना है? कितना ले सकते हैं? 3300, और उसमें से सिर्फ हम 500 लेते हैं, राइट? लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? 6 लीटर, 6000। फिर इंस्पिरेशन रिजर्व हो गया, तो इंस्पिरेशन रिजर्व में रहेगा, वो होता है 1000 ml। हमने 500 लिया तो 500 निकाल दिया, 500 पूरा निकलता नहीं है नॉर्मल ब्रीथिंग में, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहता ही है, तो 1000 हो गया। और तीसरा जो बोलते हैं रेसिडुअल, जो कभी भी गैस एक्सचेंज में सहभागी नहीं होता, वो होता है 1200 ml। कुछ भी करो, वो लंग्स में रहने वाले ही है, और रहने से वो एल्वियोली जो है, ये जो दिखाए गए, ये चिपकेंगे नहीं, राइट? सुबह उनके व्हाट्सएप कितने लोगों ने देखा? अपना ग्रुप कितने लोगों ने देखा? क्या भेजा है मैंने उसको? ये भेजा है ना, कुछ वीडियोस भेजी है एनाटॉमी की, घर जाके देख लो। अच्छी चीज है, सुबह उठते उठते ही व्हाट्सएप नहीं देखता है, अब क्यों नहीं देखता है वो भी आ गया है। फिर रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है? चलो चलो, ये सब हो गया, मगर इसमें देखते हैं हार्ट। हार्ट में कितने पार्ट्स है? 4। क्या क्या नाम है उसके? ऊपर वाला एट्रियम, वेंट्रिकल। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अलिल और निलय। ये तो हमारे ध्यान में रहने वाला नहीं हिंदी का, आप इंग्लिश में ध्यान में रखो। एट्रियम और वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? अब इसको समझते हैं थोड़ा सा फिर एक बार। ब्लड कहां से आता है? यहां से आता है, इसको बोलते हैं इंफीरियर नोवा कोवा, और ये सुपीरियर नोवा कोवा, ऊपर वाला, राइट? तो नीचे और ऊपर से आते हैं राइट एट्रियल में, ऊपर के पार्ट में आ गए, वहां से फिर आता है ट्राइकोस्पिड वॉल, ये वाला, यहां से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में, ठीक है? अब यहां से जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वॉल है, पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरी और वेन में क्या फर्क है? ओके, अब थोड़ा सा सब बदल लेते हैं। प्योर इंप्योर से हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो प्योर ब्लड हो गया, ठीक है ना? तो जो ब्लू दिखा है वो इंप्योर ब्लड का है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। तो यहां से आ गया जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो ब्लड आ गया पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकोस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी वॉल से पल्मोनरी आर्टरी। अब बताओ आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मगर यहां पर है वो इम्प्योर ब्लड है, फिर भी उसका आर्टरी बताया गया है। आर्टरी और वेन उसको बोलते हैं, हार्ट से बॉडी की तरफ जाने वालों को आर्टरी बोलते हैं, और बॉडी से हार्ट की तरफ आने वाले को वेन बोलते हैं। अब ये हार्ट से बाहर जा रहे हैं ना, इसके लिए इसको आर्टरी बताएं, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से यहां से लंग्स में गया, तो यहां पर बताए, यहां से लंग्स में गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेफ्ट आर्टिकल इसमें आता है
राइट। तो ये में आ गया, वहां से बाइटोस्फीयर वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, राइट। और फिर यहां से एरोटिक वॉल से एरोटोम में गया, पूरे पूरे बॉडी की तरफ गया। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, नाम याद नहीं रहेगी कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूं। तो हमारा हार्ट कैसे पंप करता है वो हमें मालूम होना जरूरी है कि हम जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, उससे क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अब एक सवाल है आपको मैंने कल बताया था कि 1 मिनट में कम से कम 7 लोगे तो जिंदगी बढ़ेगी, मगर प्राणायाम में हम तो सांसें बढ़ाते हैं तो जिंदगी कम होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? ऑक्सीजन लेते हैं मगर पर मिनट जो समझो 10 लाख हमारा लाइफ है सांसों का, तो उससे एक ही दिन में हमने 10,000 खत्म कर दिए तो क्या हो जाएगा? प्राणायाम के समय हम ज्यादा बार सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं, मगर उससे बाद में का जो हमारे शरीर की अवस्था होती है वो पर मिनट सांसें कम हो जाती है। और प्राणायाम करते समय डीप ब्रीथिंग सीख लेते हैं। चलो फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं बिली ब्रीथिंग की। चलो शांति से बैठेंगे, आंखें बंद, मेरे इंस्ट्रक्शन से आप सांस लेंगे और प्रश्वास करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और आराम से प्रश्वास करनी है। अब सांस लेते हुए नाक को होने वाला उसका स्पर्श, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, उसको महसूस करना है। अब नाक से सांस लेते हुए बेली तक जाना है, हमारे नाभि तक जाना है। नाभि से प्रश्वास करके नाक से बाहर आना है। पूरे ट्रैक को ऑब्जर्व करना है। नाक से सांस अंदर गई, नीचे जाते जाते बेली तक गई, बेली बटन तक गई, नाभि तक गई। वहां पर हमने हाथ पर जरा नाड़ियों को एक्टिवेट किया है और प्रश्वास करते फिर से बाहर आ गए। सांस लेते हुए पेट बाहर, प्रश्वास करते हुए पेट अंदर। रिलैक्स। चलो बताओ, आर्टिफिशियल हम पेट बाहर लेते और पेट अंदर लेते, उससे क्या होता है? डायफ्राम जो है यहाँ पर, उसको नीचे आने में जगह मिल जाती है। जितना डायफ्राम नीचे आएगा उतने लंग्स के लिए खुली जगह मिलेगी, राइट। और जब पेट अंदर लेते हैं तो डायफ्राम ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाता है और थोड़ी बहुत हवा अंदर रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहता है, वो भी बाहर आ जाता है। इसके लिए बेली ब्रीथिंग करती है, ठीक है ना। किसी घर जाकर प्रैक्टिस की? 1 2 चलो और एक सेंटेंस सब लोगों ने बोलना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ। आप जानो और आपके रिपोर्ट जानना है। आप खुद के साथ कितने सच बोलते हैं? आपने खुद को बोल दिया। अब आपने अगर नहीं किया तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। आपने ब्रेन को बता दिया आई एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। और हार्ट के बारे में कुछ जानना है? क्लियर हो गया सब? हार्ट कैसे काम करता है? हमारे शरीर में और एक हार्ट है, वो कहां पर है? काफ मसल। क्योंकि नीचे की बॉडी है उसमें से ब्लड ऊपर आने के लिए आगे ग्रेविटी काफ मसल्स काम करते हैं। तो काफ मसल्स काम करने के लिए हमारे काफ सॉफ्ट होने चाहिए, कुछ लोग कड़क होते हैं। और उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कौन सा आसन करते हैं? वज्रासन।
बराबर। अब खाना खाने के बाद वज्रासन में क्यों बैठते हैं? डाइजेशन। ओके, वेरी गुड। मगर उससे डाइजेशन कैसे अच्छा होता है? हाँ, पिल्लियों पे प्रेशर आता है, मगर उसका डाइजेशन से क्या संबंध है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के लिए पेट में ज्यादा से ज्यादा ब्लड होना चाहिए। तो जब पिल्लियां दबाते हैं तो नीचे का ब्लड भी जल्दी हार्ट की तरफ जाता है और ऑक्सीडेटेड ब्लड पेट में काम करने के लिए भेजा जा सकता है। तो यहां पर पूरी तरह से ब्लड गया पेट में, तो हमारा जो जठर है, स्टमक है, वो अच्छी तरह से काम करेगा। 4 घंटे के बाद वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब खाता जाता है। तो शुरू में इसीलिए बैठता है कि ज्यादा से ज्यादा खून हमारे पेट की तरफ जाना चाहिए, राइट। उसके सिवाय जो पोस्टर है, उससे मिलने वाले रिजल्ट है वो अलग है, उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम लोग। ओके, तो क्लियर हो गया सब? चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये बाद में ब्रेन दिखाऊंगा मैं आपको। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? मुंह से लेके एनस तक ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है। कितना लंबाई है? 9 मीटर। तो उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन कितना है? छोटी आंत 6 मीटर, करेक्ट। अब इसमें से और एक है कि यहां पर जो है अपना स्टमक से जहां से छोटी आंत चालू होती है, जिसको बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम, जेजुनम, डुडेनम और इलियम, ऐसे 3 पार्ट्स है छोटी आंत के। वो होता है 10 इंच का। और 10 इंच के पार्ट में लीवर और पैंक्रियास से पाचक रस आते हैं, राइट। कि यहां पर सब हमने मिक्स कर दिया हमारे स्टमक में, अगर बाद में पचाने के लिए यहां जाते हैं, वहां पर सब जूसेस की जरूरत है। वो आता है जेजुनम, वो 10 इंच का, ठीक है ना। फिर आगे क्या होता है? यहां पर क्या होता है? पाचन और अवशोषण। पाचन की भी क्रिया होती है कि सब जूसेस आ गए और अवशोषण करने के लिए। अब अवशोषण करने के लिए ये जो आता है, उसका अंदर का जो भाग है जिसको बोलते हैं विली, जैसे ये उंगली ऐसे दिखेगी तो क्या दिखता है हमें? ऐसे ऐसे। तो प्लेन सरफेस रहेगा तो सरफेस एरिया हमें कम मिलता है, मगर ये विली चाहिए ऐसे है तो इसमें क्या होता है? ये पूरा एरिया अवशोषण के लिए मिलता है, राइट। ऐसे लाखों है। तो ज्यादा से ज्यादा एरिया से अवशोषण हो, इसके लिए विलीज ऐसे होते हैं। और फिर यहां पर सब पाचन होने के बाद यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाजू में यहां पर क्या है? अपेंडिक्स, राइट। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? पानी का और इलेक्ट्रॉन वगैरह जो कुछ रहेगा उसका अवशोषण करना और वेस्ट को बाहर निकालना, ठीक है। पैसेजिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम और फिर एनल कैनल। ओके, क्लियर हो गया यहां तक? अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे मुंह में क्या किसका पाचन होता है? कार्ब्स का, राइट। पानी का पाचन कहां पर होता है? विटामिन का पाचन कहां होता है? पानी और विटामिन का पाचन करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली वो अवशोषित हो जाते हैं। लीवर क्या देता है? बाइल जूस, पित्त। बाइल जूस कहां पर स्टोर होता है?
गॉल ब्लैडर में, ठीक है। वहां पर स्टोन होता है, इसलिए ज्यादा स्टोन हो गया तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, राइट। तो ये समझ लीजिए, हमने सुना तो है गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए, मगर गॉल ब्लैडर क्या है वही पता नहीं है, कि स्टोन कैसे होते वही पता नहीं है, राइट। और पैंक्रियास क्या करती है, इंसुलिन लावा, तो लावा क्या बाद में कवर करने वाले हम लोग ग्लैंड्स में, ठीक है। हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो आगे जाते हैं। अब एक किडनी एक्सीडेंट सिस्टम। चलो एक्सीडेंट सिस्टम में क्या क्या आता है, पहले तो हम स्टूल पास करते हैं, वो एक्सरसाइज में आ गया। यूरिन पास करते हैं, वो एक्सरसाइज में आ गया। और किडनी तो यूरिन के लिए आ गई, और क्या है, स्किन, सबसे इंपॉर्टेंट स्किन। स्किन से हमें पसीना आता है, मगर पसीना और यूरिन दोनों का केमिकल टेस्ट अगर किया तो दोनों एक ही है, इसलिए पसीने में भी बदबू आती है। मगर एक ही चीज नहीं होती, यूरिन में अमोनिया होता है, अमोनिया को किडनी यूरिया में कन्वर्ट करती है और बाद में हम यूरिन पास करते हैं। यूरिन में अमोनिया होता है, अमोनिया का कभी स्मेल किया है, बहुत गंदा स्मेल आता है उसका, तो उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए उसको यूरिन बोलते हैं और हम यूरिन पास करते हैं। मगर कुछ समय यूरिन अगर वैसे ही रही तो हवा के कांटेक्ट में आने से अमोनिया फिर से एक्टिव हो जाता है और इसीलिए टॉयलेट्स में गंदा बास आता है। टॉयलेट साफ नहीं रहेगा तो बास आता है, नहीं तो नहीं आता है, करेक्ट। जैसे मैंने कल बताया, पिछले ऑलमोस्ट 48 साल हो गए मुझे योग शुरू करके, तब से मैं मॉर्निंग यूरिन पीता हूं, स्मेल नहीं आता, कि ग्लास में लिया और तुरंत पी लिया। अगर किसी को चालू कर, सबसे पहले तो मन में ही आएगा ये यूरिन है, कैसे पिएंगे, दूसरा आएगा कितना गंदा बास आएगा, नहीं आएगा। सबसे पहले अपने ब्रेन को कमांड दे दो, ये मेरे हेल्थ की अच्छा है, तो ये आप कर पाओगे। और बहुत सारे लोगों को घर में से मैंने शुरुआत की, मेरे दोनों भाई करते हैं और बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन दिया उससे। कितना क्वांटिटी लेना है, जितनी यूरिन पास होती है उतना लेना। मैं स्टील का बड़ा ग्लास है मेरे पास, वो लेता हूँ, वो ग्लास अलग से रखा है मैंने। ये जो बोल रही है, छोटा बच्चा होता है उसको उसके यूरिन से मॉलिश किया जाता है, अच्छा पिलाया जाता है, ओके। तो इसके ऊपर और एक बात बताता हूं मैं, अगर हमारा बच्चा बीमार रहेगा तो वही एज का दूसरा बच्चा है, उसकी यूरिन लेके बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। अब ये आपको मेडिकल साइंस में नहीं मिलेगा, ये मेडिकल साइंस अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है जहां तक आयुर्वेद है, ठीक है। तो इतना हमारे यूरिन का इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूरिन दिन भर में नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूरिन से निकल जाते हैं, मगर उसमें यूरिन में प्रोटीन्स भी होते हैं, वो प्रोटीन्स फिर से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं और दूसरे और कुछ गंदगी रहेगी वो भी निकल जाते हैं। वो बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे पार्ट्स हो गए स्किन, लंग, लीवर, किडनी।
अब लिवर भी आ गया इसमें, तो लिवर कैसे काम करेगा? जो हम गंदा खाते पीते हैं, शराब पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो हार्मफुल है, कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? वेरी गुड। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? यूरिया ज्यादा होता है, केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स हमारे शरीर को तकलीफ ना दे, इसके लिए किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है वो सब क्लीन करने के लिए। और ज्यादा काम किया हमने, ज्यादा एक्सरसाइज की, तो क्या होता है? हमारे मसल बढ़ जाते हैं, वैसे ही लीवर की साइज बढ़ जाती है और उसको बोला जाता है फैटी लीवर। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। जैसे भी पोपटराव गए, मैंने बोला वो दिन पोपटराव जी के साथ हम मुलुंड वेस्ट में गए थे, तो एक डॉक्टर एक्सपायर हो गए जो हरिद्वार से कनेक्टेड थे। वहां पर उनके वाइफ ने मुझे चाय कॉफी के लिए पूछा, मैं बोला नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक तो ले लो, नहीं पीता, नहीं पीता तो नहीं। तो इसलिए और एक सेंटेंस आपको बता दो, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। अगर मेरा डिसिप्लिन है, मैं चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, नहीं पीऊंगा, तो मैं फ्री हो गया ना। नहीं तो थोड़ा अपेक्षित होता है, 4 बार बोला तो मुझे लेना चाहिए, ऐसे कैसे ना बोलो। तो डिसिप्लिन इसके लिए चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज सिस्टम पे। तो क्या क्या होगा एक्सरसाइज में? स्किन, लंग्स, लीवर, किडनी और पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन। स्कूल में पास करते हैं, तो 5 चीजें हो गई। अब इसमें किडनी 2 है हमारी, लेफ्ट और राइट। इनका वजन है अप्रोक्सीमेटली 140 ग्राम, 140 ग्राम किडनी का। एक किडनी का 140 ग्राम है। और किडनी में जो पेशी है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। NEPHRON, नेफ्रॉन। इसके लिए किडनी का जो डॉक्टर है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और यूरिन का अगर प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, दोनों अलग है। और ये दोनों फील्ड सुपर स्पेशलिटी है। तो मेरे बेटी के ससुर जी है, उनका दामाद नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो उसे नेफ्रोलॉजिस्ट होने के लिए कितने साल गवाए। अभी 35 हो गया था, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, तब तक सीखते ही रहता था। तो इतने नेफ्रॉन हमारे किडनी में है। अब यूरिन है, यूरिन में 95% वाटर है, राइट। तो सब की यूरिन लेंगे, उसमें 95% तो पानी आ गया, 2% यूरिया है। और यूरिन कहां पर स्टोर होती है? ब्लैडर में। उसकी कैपेसिटी है 1 से 1.5 लीटर। तो जब ब्लैडर भर जाता है तो हमें सेंसेशन आता है यूरिन पास करने के लिए जाना है, तब तक नहीं जाता। पर यहां पर एक केयर करनी है, जब भी ऐसे सेंसेशन आए बिल्कुल रुकना नहीं है, तुरंत टॉयलेट कहाँ है देखना और पास करना है। नहीं किया तो क्या होता है? किडनी स्टोन होगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम भी होता है, क्रिस्टल्स तैयार होते हैं इससे। तो ये करना है, कुछ भी हो, घर में गेस्ट के साथ बैठे हो, उसके अंदर जाना है। यहां पर बैठे हो, फीलिंग आ गया, जाना है, लोगों ने कुछ भी बोल दे दो। मैं ये भी बोलता हूं, सोसाइटी की तरफ से अच्छा नहीं है, अगर नहीं मिला रास्ते के बाजू में जाओ। हम लोग ट्रैवल करते हैं और ऐसा हो गया तो जो लेडीज है उनको पेड़ के पीछे लेके जाते हैं, रुकना नहीं, ठीक है। और यूरिन में
ब्लड भी होता है। यूरिन कैसे तैयार होती है? कहां पर गया? ओके, ये किडनी है, ये क्या है? वेन और आर्टरी। तो वेन से इम्प्योर ब्लड किडनी में आता है, किडनी उसको फिल्टर करती है और प्योर ब्लड आर्टरी में जाता है। तो ब्लड में से जो भी गंदगी है वो फिल्टर करने का काम किडनी का। तो ब्लड फिल्टर करती है और जो गंदगी है वो पानी के साथ निकल के यूरिन से निकल जाती है। तो अगर कम पानी पिया तो गंदगी निकालने के लिए पानी नहीं रहेगा। अगर आपको बाथरूम साफ करना है और आपको एक लोटा पानी दिया और एक बाल्टी पानी दिया, बराबर ना? तो पानी सफिशिएंट पीना चाहिए दिन भर में। अभी गर्मी है तो ज्यादा पीना चाहिए। कितना पानी पीते हो आप लोग? 3 से 4 लीटर अभी की गर्मी में, नहीं तो 2.5 से 3 लीटर। कैसे पीते हो? घूट घूट पीना है, पानी खा के पीना है। और ऐसे नहीं, दिन के अगर 3 लीटर का कैपेसिटी है, 3 बोतल बाजू में रख दी, 15 मिनट खत्म कर दी, उससे कुछ नहीं होगा, पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा। राइट? और क्या इसमें आगे? हमने सबने सुना है किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। एक तो जिंदा आदमी से लिया जाता है या मरा हुआ आदमी से भी लिया जाता है। तो डेड बॉडी से लेते समय 48 आवर्स के अंदर वो प्रोसेस होना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें और कुछ क्लियर हो गया? एक्सरसाइज सिस्टम करेक्ट करता है। ओके, किडनी फेल होगी तो डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस होता है मतलब क्या होता है? हाथ में 2 ट्यूब लगती है, एक में से खून निकालते हैं, आर्टिफिशियल किडनी में जाता है, मतलब मशीन में जाता है, वहां से फिल्टर होके फिर से बॉडी में आता है। और ये होने के लिए मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। बहुत पेनफुल सिचुएशन है वो, किसी को ना है। इसके लिए अभी से हमें केयर करनी है, सफिशिएंट पानी पीना है, गंदी चीजें खानी पीनी नहीं है। राइट? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद है। बिना सोचे खाते हैं, बिना सोचे पीते हैं। जब तक खाना है तब तक नहीं खाते, उसके बाद खाते हैं 7 बजे के बाद। कितने लोगों ने ट्राई किया 7 बजे के पहले खाना? वेरी गुड। हाँ, तो उसको कंटिन्यू करता है ना। मैं ये नहीं बोलता आज डिसाइड करो आज से रोज खा लो। अभी मेरा कल का डाइट बोलता हूँ। यहां से जाने के बाद मैंने आम खाया, बाद में कुछ नहीं खाया। शाम को 5 बजे एक टोमेटो खाया और फिर 7 बजे खाना खाया। वो भी भाई पूना में गई थी, वो आई, इसके लिए उसके साथ बैठ के खाना खाया। तो मेरा विचार था कुछ नहीं खाना। बोल। हाँ, नहीं सही सवाल है, फिर भी इतने बेली आगे कैसे है? ये हमने मराठी में स्कूल में एक स्टोरी सीखी थी। चल रहे भोपेला तो लेखिकेकडे जायचं जादू रोहित मग तुम्हाला खा। तो वैसे मैं बेटी के पास गया यूएस में, तो ये बाहर आता है 2-3 महीने में फिर से अंदर चला जाता है। और कल का और आज का पेट इसमें फर्क है, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। आपको ये दिखा देगा।
नहीं नहीं, एक कल के लिए क्या, रोज तो इतना नहीं कर सकते थे। मगर जो उपवास करते हैं, उपवास का मतलब क्या है? उपवास, उप और वास, ये दो शब्द है उसके, उसका मतलब क्या है? उप मतलब बाजू में या नजदीक, और वास मतलब रहना, मतलब भगवान के नजदीक रहना या गुरु के नजदीक रहना, उसको उपवास बोलते हैं। मगर सभी हमारे ऋषि ने उसको खाने का नियंत्रण करने के लिए उपवास बोल दिया। एक्चुअली ऐसे खाना कम खाना है और भगवान के साथ रहना है, भगवान का नाम लेना है, इसको उपवास बोलते हैं। और हर एक त्योहार को जो उपवास करने के लिए बोला है, वो इसीलिए बोला है कि उससे पेट को आराम मिले। मगर हम वो दिन पेट को ज्यादा काम देते हैं, सब हेवी खा के, तला हुआ खाते, पोटैटो खाते, साबुदाना खाते, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कल मैंने क्या वैसे उपवास करने के लिए कोशिश करती है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वैसे भी जो खाना खाते उसमें 60% एनर्जी तो पचाने में ही निकल जाती है। ओके, चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन से मैसेजेस जाते हैं। अगर मुझे हाथ उठाना है तो पहले ब्रेन को मैसेज जाता है मुझे हाथ उठाना है, फिर ब्रेन मसल को कमांड देता है और फिर हाथ ऊपर होता है, राइट? इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट है। एक है सीएनएस, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है पीएनएस, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, हाँ 7 किती 10:30, ओके ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? एएनएस, पीएनएस, सीएनएस, एएनएस और पीएनएस। ठीक है, अब ये क्या क्या है? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल में से ही हमें मालूम पड़ता है सेंट्रल क्या है। तो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया। अब उसके बारे में डिटेल में जाते हैं थोड़े से। हमारे ब्रेन का वेट है 1350 से 1400 ग्राम, तो 1.5 किलो का वजन हम हमारे सिर में उठाते हैं, गर्दन पे उठाते हैं, सर का वजन। और उसमें जो सेल है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन। तो ब्रेन का जो डॉक्टर है उसको बोलता है न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरॉन कितने होते हैं? 80 to 100 बिलियन। बिलियन मतलब करोड़। इतने से छोटे से ब्रेन में समझो 100 करोड़ सेल है। और इतना ही नहीं, 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। 1 ट्रिलियन मतलब कितना? कल बोला था मैंने 1 लाख करोड़, तो उसे 100 गुना ज्यादा। तो समझो 1 करोड़ न्यूरॉन है, वो 100 ट्रिलियन कनेक्शन बनाते हैं। तो हमारी जो मेमोरी है वो ये सब कनेक्शन है। जब मैंने इनको देखा, बायोग्राम को देखा, तो इनको देखने के बाद मेरे ब्रेन में जो कनेक्शन है वो एक्टिव हो जाता है। इनका नाम बायोग्राम है, राइट? यहां से निकलने बाद कैसे जाना है, कनेक्शन ऑन होता है, तो वो न्यूरॉन का कनेक्शन होता है। ठीक है,
फिर ब्रेन के बाकी पार्ट से उसकी जरूरत नहीं है। अब आता है स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन कौन देता है? हमारा स्पाइन, राइट। स्पाइन में बाजू की हड्डी छोड़ दो, मगर बीच में ऐसा होल है, वो होल में से स्पाइनल कॉर्ड जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड में से, जैसे ये हड्डी है अलग अलग, हर एक हड्डी के बीच में से नर्व बाहर निकलती है। हर एक नर्व का काम अलग अलग होता है, मगर ज्यादातर हमें मालूम है साइटिका पेन, तो नंबर 4 और 5 के बीच में से जो निकलती है उसको साइटिका नर्व बोलते हैं। वो नर्व अगर दब गई, यहां से बाहर निकलने की जगह है, मगर ये जगह कम हो गई तो नर्व दब जाएगी। दब जाएगी तो ब्लड और मैसेजेस का आवागमन नहीं होगा, और फिर वो वहां पर पेन होता है, पूरे नस में पेन होता है, इसे बोलते हैं साइटिका पेन। तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन भी काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड भी काम करता है, मगर हमारा ब्रेन है वो कितना काम करता है? 90% काम ब्रेन करता है, 10% स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड कब काम करता है ज्यादा करके? जब हम सोते हैं। हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में सो जाता है। तब अगर हम सोए और हाथ पे मच्छर ने काटा तो तुरंत मारने को हट जाते हैं। वो रिएक्शन होती है स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन को पता भी नहीं होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को हो गया। ओके, अब आते आगे जाके। स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व निकले वो 31 पेयर है, लेफ्ट और राइट साइड पे जाते हुए। हमारे सर्वाइकल में कौन कितने हैं देख के बताओ। सर्वाइकल के 7, थोरेसिक के 12, लंबर के 5। ठीक है, तो सर्वाइकल के 7 है, मगर उसमें से 8 नर्व्स निकलती है। ब्रेन में से 12 नर्व्स निकलती है। अब ये 12 में से एक इंपॉर्टेंट नर्व है, उसके ऊपर आता हूं। तो नर्व अलग अलग प्रकार की होती है। तो एक होते हैं सेंसरी नर्व, मतलब मच्छर ने काटा तो वो मैसेज ब्रेन तक गया, ये सेंसरी नर्व ने भेजा। दूसरी होती है मोटर नर्व, जो ब्रेन से मैसेज बॉडी तक लेके जाती है। यहां पर मच्छर ने काटा, ये हाथ को मैसेज गया, उसको मारो, उसको बोलते हैं मोटर नर्व। और तीसरी होती है मिक्स नर्व, जो मैसेज लेके भी जाती है, ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन से लेके भी आती है। सवाल पोस्टपोन क्या काम करता है? सिर्फ लेटर लेके जाते हैं, लेके नहीं जाता। और कुरियर वाला लेटर लेके आता है, लेके भी जाता है, तो ये मोटर नर्व हो गई। सॉरी, जो लेके जाते हैं वो मोटर हो गई, और लेके आने वाले लेके जाने वालों को मिक्स नर्व हो गई। ठीक है, अब इसमें से ज्यादा डिटेल जाते हुए सिर्फ 10th नर्व है, जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके उसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं। उसको एक्टिवेट कैसे करना है वो भी क्रिया करके लेंगे हम लोग। तो हमारे नर्व्स कितने हो गए? सर्वाइकल के 8, ब्रेन के 12 और स्पाइनल कॉर्ड के 31। हो गया क्लियर? तो सीएनएस और एएनएस कंप्लीट हो गया। तो सॉरी, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस में ये सभी नर्व्स का मैंने बोला 12, 8 और 31 पेयर। ठीक है, इसको पेरिफेरल बोला है। पेरिफेरल मतलब सब जगह जाने वाला, पूरे बॉडी में जाते हैं, इसके लिए उसको पेरिफेरल बोला है। अब इंपॉर्टेंट में आते हैं एएनएस पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट है।
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सुना है कभी? क्या होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? ओके, शांत करने वाला। सिंपैथेटिक इन्होंने बोला अलर्ट करने वाला, और पैरासिम्पैथेटिक शांत करने वाला। अब ये कैसे होते हैं इसके डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थोड़ा इसमें ज्यादा समय लेना है। अब ये कौन करता है? ज्यादा एक्टिवनेस कभी चाहिए हमें? ओके, वो तो नॉर्मल होता है। समझो अभी आप यहां पर बैठे हो और आपको पैर में से चूहा गया, तो क्या करोगे? फट से रिएक्शन देना है ना। तो इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। तो चलो, चूहा तो घर में अभी आता नहीं है, मगर आप सुबह जल्दी निकलते हो, 6 बजे आने के लिए 5:30 बजे निकलते हो। सामने एक कुत्ता है, शांत बैठा है, मगर वहां से बाजू से जाने के बाद क्या होता है? डर लगता है ना। तो वहां पर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होती है कि अगर कुत्ते ने कुछ किया तो मुझे दौड़ना है। तो जो अंदर कुछ तो होता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम है। तो पहले समझ लेते सिंपैथेटिक सिस्टम कैसे होती है। जब ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी? ब्लड फ्लो ज्यादा होना चाहिए। ब्लड फ्लो ज्यादा कैसे होगा? ज्यादा ब्रीदिंग करना पड़ेगा, करेक्ट? तो ये होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुरंत ब्रेन को मैसेज जाता है और ब्रेन बॉडी को एक्टिवेट करता है। कहां से करता है? थोड़ा सा आगे का पार्ट में इसमें ऐड हो जाएगा। हमारे क्या है नेक्स्ट टॉपिक? एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। तो ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं। एड्रेनल ग्लैंड है हमारी किडनी के ऊपर, ऐसे टोपी जैसे, तो उसको एक्टिवेट करते हैं। तो उसमें से एड्रेनलिन निकलता है और कॉर्टिसोल निकलता है। वो निकलने से लीवर को कमांड मिलती है कि अभी हमें काम करना है। तो लीवर में ग्लूकोज स्टोर रहता है, शुगर स्टोर रहती है इमरजेंसी के लिए। तो लीवर ग्लूकोज को ग्लूकोगोन में कन्वर्ट करके ब्लड में छोड़ देता है। इससे क्या होता है? हमारी सांसें बढ़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो बीपी ज्यादा बढ़ जाता है, आंखें बड़े होती है, लार बहुत ज्यादा आती है, ज्यादा डर लगे तो पेशाब अपने आप हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो जाती है, सेक्सुअल ऑर्गन थम जाते हैं। ये सब चीजें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होती है। तो ठीक से मैं बताता हूं अभी आपको। स्ट्रेस आने के बाद क्या होता है? आंखें बड़ी होती है, मुंह सूख जाता है, सॉरी, ब्रेकफास्ट होती है, बीपी बढ़ जाता है, डाइजेशन कम होता है, तो पैंक्रेटिक जूस आता ही नहीं बिल्कुल। लीवर का मैंने बताया, इंटेस्टाइन कम काम करता है, एड्रेनल से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल आता है, यूरिन पास होता है, पसीना ज्यादा आता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, राइट? ये सब चीजें होती है। अब आप बताओ, मैंने इससे पहले बोला था कि डायबिटीज होने का कारण डर है। आप कनेक्शन लगा दो क्यों है कि छोटी छोटी चीजों के लिए डरना। मतलब लेडी घर में आई, अभी सबके घर में नहीं होता, मगर हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं, तो घर में पहले से ही डर जाती है। या खाना बनाया, कुछ हस्बैंड का दिमाग गर्म होता है, नमक कम रहेगा तो पूरी थाली फेंक देगा, तो डर रहता है। ये सब डर से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होती है। हर बार लिवर से ग्लूकोज ब्लड में जाता है और वो यूटिलाइज नहीं होता, तो ब्लड नहीं रहेगा। इसमें पैंक्रियाज भी एक्टिव होते हैं, तो पैंक्रियाज इंसुलिन भी नहीं देता,
तो ग्लूकोज स्टोर हो गया, डायबिटीज की शुरुआत होगी। जैसे हमारे पास एक लेडी है हमारे सोसाइटी में, 30 एज से उसको डायबिटीज है। तभी तो सब ऑर्गन अच्छे होते हैं, और घर का माहौल ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से हर बार कुछ न कुछ चीज के लिए डर। तो सबसे पहले इसको निकाल दें, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होने के लिए मैंने जो पहले बोला था, वेगस नर्व को एक्टिव करना पड़ेगा। वेगस नर्व सर से निकलती है, 10th क्रेनियल नर्व है, यहां से लेके यहां से गले में आती है, छाती में आती है, हार्ट में जाती है, लंग्स में जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। तो जो मैंने सिंपैथेटिक सिस्टम का बताया उसके टोटली अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होती है। मगर एक्टिव करने के लिए हमें टेक्निक मालूम होना चाहिए, वेगस नर्व का एक्टिव कैसे करेंगे। वेगस नर्व एक्टिवेशन के सेमिनार्स होते हैं बड़े बड़े, 3 घंटे के 3 दिन सेमिनार्स होते हैं। अगर हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली जो हम ब्रीदिंग करते हैं, स्लो ब्रीदिंग, उससे भी एक्टिवेट होते हैं। इन्हें से एक्सरसाइज ज्यादा समय करेंगे तो उससे एक्टिवेट होते हैं। फिर और कुछ हम अनुलोम विलोम करते हैं, उससे एक्टिवेट होते हैं। ये यहां से ऐसी नर्व जाती है, तो जब थोड़ा सा स्पेस लगे तो हल्के उंगली से यहां पर मसाज करना है, तो उससे भी एक्टिवेट होती है। तो इसे वेगस नर्व एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे योग में दी है, मेडिकल साइंस में नहीं है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होने से क्या क्या होता है, इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब शरीर को रेस्ट करना और डाइजेशन अच्छा करना। फिर जो हमारी आंखें बड़ी हो गई वो छोटी हो जाती है, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाता है, बीपी नॉर्मल होता है, डाइजेशन अच्छी तरह से होता है, पैंक्रियाटिक जूस पाचन के लिए आ जाता है, लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में नहीं भेजता, यूरिन कंट्रोल में आती है। बहुत बार हमें पिक्चर भी दिखाए जाते हैं, एक भाई के सामने किसी को पकड़ के लाया तो उसको सुसु हो जाती है, तो डर की वजह से अपने आप हो जाती है। तो ऐसा एक्सेप्ट डर रहेगा तो हमें भी हो जाएगी, क्यों कंट्रोल छूट जाता है। इसमें गलती किसी की नहीं, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। वो बॉडी का रिलैक्सेशन टेक्निक है। वो हमें जो ज्यादा पसीना आता है वो आना बंद हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए हर बार हमें याद रखना है, हमें कौन सी सिस्टम एक्टिव रखती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। मेरे क्लास में मधुकर जी है क्लास में से, वहां पर मैं बहुत बार इसके लिए एक्सरसाइज और प्राणायाम लेता हूं। अगर हमें मालूम रहेगा तो ले सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब नर्वस सिस्टम का कैसे काम करता है। तो आज के बाद यही ध्यान में रखना है कि मुझे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव रखनी है और सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिव होने देना नहीं है। तो ये सिचुएशन है तो क्या करोगे, डीप ब्रीदिंग, कुछ नहीं करना है। सामने वाले ने हमें गाली दी, रिएक्ट नहीं होना, रिएक्ट किया तो सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गई। जो हमारे पुराने लोग बोलते थे 1 से 10 गिनो, इसका मतलब यह है वहां से ध्यान हटाओ, खुद पे ध्यान दे दो और आराम से सांस ले लो, प्रश्वास कर लो। तो जितनी स्लो आप सांस लेके जितने ज्यादा स्लो प्रश्वास करेंगे उतने ज्यादा आप जल्दी आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। करेक्ट। तो याद रखना, कभी भी कुछ भी हो जाए तो भी हमें डीप ब्रीदिंग सबसे पहले करनी है, कुछ नहीं करना। सबसे बुरा वर्ड क्या है किसी को बोलने के लिए, तो नहीं लेते तुम पागल हो। ठीक है, सब लोग मिलकर एक साथ मुझे बोलेंगे तुम पागल हो,
बोलो बोलो, 1 2 3। अरे आवाज दे दो, कुछ जोर ही नहीं उसमें। चलो 1 2 3। मैंने क्या किया, स्माइल किया। मैंने आपने जो वर्ड लिया ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अरे इसे मुझे पागल बोला तो मैं खूब लेता हूं, उसको डाइजेस्ट करता हूं हमारे ब्रेन में। इसे पागल क्यों बोला, ऐसे कैसे बोल सकता है, उससे ज्यादा चर्बी आ गई क्या। ये सब हम स्टोरीज बनाते हैं। मतलब पहले हमने ले लिया वो विष को, खा लिया, और फिर बोलते हैं विष मुझे पेट में चला जाए। ठीक है, आपने बोला ठीक है, वो आपका परसेप्शन है। आपको लगा होगा मैं पागल हूं, इसका मतलब ये है ना कि यूनिवर्स से मुझे बता दिया, भगवान ने बता दिया मैं पागल हूं। सबसे पहली चीज करनी है हमें, वो दूसरे ने बोला एक्सेप्ट नहीं करना है। सिर्फ अच्छा बोले तो एक्सेप्ट करता है, बुरी चीज कभी एक्सेप्ट नहीं करती। इतना आसान है। ये सब योग में नहीं सिखाते, ये मेरे आदत प्रेम में होता है, वो आपको दे रहा हूं अभी मैं। तो हर बार दिमाग में रखना है मुझे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होती है। ठीक है, अब आगे जाते हैं नेक्स्ट सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम। चलो, अब एंडोक्राइन सिस्टम में उससे 2 प्रकार है, एक है एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन इसको बोलते हैं जो हमारे ग्लैंड से डक्ट होता है और डक्ट में से सिक्रेट होता है। जैसे हमारे मुंह में सलाइवा आता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से एक डक्ट है, मतलब एक पाइप है, पाइप में से वो मुंह में आता है। आंखों में आंसू आते हैं, तो ग्लैंड में से, पाइप में से आंखों में आंसू आते हैं, राइट। लीवर में से पाइप जूस निकलता है, तो गॉल ब्लैडर में से पाइप से वो छोटी आंत में आता है, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। और दूसरा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन है जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट होते हैं, मतलब ग्लैंड के बाजू में जो ब्लड वेसल्स है उसमें डायरेक्टली वो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हो गया, इसमें मिक्स भी है जो दोनों काम करता है। ऐसे में ग्लैंड है, वो है हमारा पैंक्रियास। आगे जाके आएंगे उससे। अब हमारे ग्लैंड कौन कौन से हैं? अब ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन्स निकालते हैं। तो ये किस लिए जरूरी है वो भी समझना जरूरी है। उसके पहले देखते हैं ग्लैंड कौन कौन से। हमारे सर में कौन कौन से ग्लैंड है, पता है किसी को? पिट्यूटरी एक पता है, और एक है सबसे बड़ा है हाइपोथैलेमस, फिर पीनियल और पिट्यूटरी, ये 3 हो गए सर में। फिर हमारे गले में है थायराइड और पैराथायराइड। पैराथायराइड, ठीक है। थायराइड यहां पर वॉइस बॉक्स से पीछे है, बटरफ्लाई शेप का है। और पैराथायराइड 4 होते हैं, 4 कोने में। फिर आता है थाइमस, करेक्ट। फिर नीचे आता है लीवर, पैंक्रियास और एड्रेनलिन, राइट। तो ये हो गए। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि मास्टर ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देने वाला हाइपोथैलेमस है। अब ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो भेजी है उसमें पीपीटी के साथ सब कुछ दिया हुआ है, आप समझ लो। तो हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है? रिलैक्सिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है,
बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, हमें भूख लगती है हाइपोथैलेमस की वजह से, प्यास लगती है, स्लीप अवेक साइकिल को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके साथ साथ मूड स्विंग। हम बोले ना, अरे ये अभी तो अच्छा था, अभी क्या हो गया उसको, अच्छी बात करता था, अच्छा था, सिर्फ पिट गया, पता है ना बहुत लोगों को। तो उसका मतलब है उसका हाइपोथैलेमस तब ज्यादा एक्टिव हो गया वो मोमेंट पे, उसको ट्रिगर कैसे हुआ वो अलग रीजन है। तो हाइपोथैलेमस का ये काम है। फिर आते हैं पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड बराबर हमारे सर के बीच में है, सेंटर पे है, मतलब यहाँ से इसको बोलते हैं हम थर्ड आई। तो थर्ड आई से कनेक्टेड पिनियल ग्लैंड है, यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे और यहाँ से दोनों बाजू से अंदर जाएंगे तो जो पॉइंट आएगा वहां पर पिनियल ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड क्या करती है, सर्केडियन साइकिल को मेंटेन करती है। सर्केडियन साइकिल मतलब सोने का और उठने का जो हमारा साइकिल है उसको मेंटेन करती है। तो उसमें से मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, हमारे पेट में सेरोटोनिन सीक्रेट होता है, वो स्टिमुलेट करता है पिनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन सीक्रेट करने के लिए। मगर मेलाटोनिन कब सीक्रेट होता है, अंधेरा होने के बाद, और वो मेलाटोनिन हमें नींद दिलाता है। अब रात को बेड पर भी बैठते हैं, अगर हम मोबाइल देखते बैठे तो पिनियल ग्लैंड को मालूम होता है अभी तक मुझे लाइट है, मतलब दिन है। ब्लू लाइट के बैड इफेक्ट अलग है, पर पिनियल ग्लैंड एक्टिविटी नहीं होती मेलाटोनिन सीक्रेट करने के लिए, इसके लिए हमें नींद नहीं आती। तो इसके लिए बोला जाता है सोने का टाइम अगर आपका 10 है, 9 बजे से स्क्रीन बंद, या तो बेडरूम में जाके पढ़ना है, या तो छोटा लाइट लगा के आराम से बैठना है, मेडिटेशन करना है, जो भी है। ये पिनियल ग्लैंड का काम है। पिनियल ग्लैंड को भी एक्टिवेशन कर दे हम लोग। चलो करना है अभी, चलो फिर से एक बार बैठो आंखें बंद करके और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे, दोनों आईब्रोज के बीच में पूरा ध्यान देना है। अब थर्ड आई से सांस लेते हुए अंदर जाएंगे सीधा पिनियल ग्लैंड, और पिनियल ग्लैंड से प्रश्वास करते बाहर आएंगे थर्ड आई पे। थर्ड आई से सांस लेते अंदर जाना है सीधा पिनियल ग्लैंड पर, पिनियल ग्लैंड से बाहर आना है थर्ड आई से, कंटिन्यू करना है। सांस लेते हुए थर्ड आई में पूरा खिंचाव महसूस होगा, प्रश्वास करते हुए थर्ड आई में रिलैक्सेशन महसूस होगा। उसको ऑब्जर्व करना है, फील करना है। और थर्ड आई से सांस लेते हुए पिनियल ग्लैंड तक जाके ऊपर करना है, वहीं पर उठना है, मन ही मन पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना है, और प्रश्वास करते हुए थर्ड आई से बाहर निकलना है। फिर एक बार थर्ड आई से सांस लेते हुए पिनियल ग्लैंड जाएंगे, ऊपर करेंगे, पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, और प्रश्वास करते हुए थर्ड आई से बाहर निकलेंगे। और एक बार करेंगे, थर्ड आई से सांस लेते हुए पिनियल ग्लैंड पे जाना है, पूरा ध्यान पिनियल ग्लैंड पे ऊपर करना है, और प्रश्वास करते हुए थर्ड आई से बाहर आना है। साधारण श्वास प्रश्वास कुछ भी करना नहीं है, रिलैक्स, सहजता से आंखें खोल सकते हो। कैसे फील हुआ, यहाँ पर खिंचाव कैसे हुआ सांस लेते हुए, क्या हमने सांस यहां से ली या यहां से ली,
साफ तो यहाँ से नहीं, मगर पूरा ध्यान यहाँ पे था, तो यहाँ पर हमें महसूस हुआ कि अंदर खींच रहा है, और फिर अंदर जाके हमने पिनियन ग्लैंड को एक्टिवेट किया, तो बंद करके, और फिर से बाहर आ गए, तो एक खिंचाव यहाँ से रिलीज हो गया। तो इससे क्या होता है, जहां पर हमारा फोकस जाता है वो एक्टिवेट होता है। ब्रेन के अंदर जाके तो दोस्तों ऐसे करके एक्टिव नहीं कर सकते ना, मगर पूरा ध्यान जब आप पिनियन ग्लैंड पे लेके जाते हैं तो पिनियन ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं जो रेगुलर मधुकर जी को पता है, क्लास में देता हूं मैं, ब्रीदिंग से ही पिनियन ग्लैंड को कैसे कैसे एक्टिव किया जाता है, सभी चक्रों को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, अगर कभी समय मिला तो वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पिनियन ग्लैंड। पिनियन ग्लैंड के बाद में आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, एक्टिव करती है, एक्सेप्ट पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड किसी का नहीं मानता, वो अपने आप चलता है। हमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या करती है, ये हमारे ब्रेन के बेस पे है। मतलब ब्रेन ऐसा है ना, ये यहाँ पर और पीछे ऐसा है, तो यहाँ पर बेस पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियन ग्लैंड यहाँ पर है, राइट, और यहाँ से फिर नीचे मिडिल ऑब्लॉन्ग तथा पॉन वगैरह करके स्पाइनल कॉर्ड चालू होता है। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, टीएसएच सिक्रेट करते हैं। टीएसएच, टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है टीएसएच सिक्रेट करके। अब थायराइड से क्या होता है, आगे जाके थायराइड पे आएंगे तब देखेंगे। फिर एचटीएच ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करता है। फिर प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन, इससे क्या समझ में आता है, लैक्टेशन समझते हैं ना, माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको एक्टिवेट करने वाला ये प्रोलैक्टिन है, दूध का सिक्रेशन होने के लिए प्रोलैक्टिन है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं। अब डिलीवरी होने के बाद इतना सारा पेन होता है, फिर भी बच्चा देखने के बाद खुशी कैसे आती है, ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है जो लव हार्मोन है। तो जब किसी के साथ भी ऐसे फील हुआ तो समझना जाना ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हो गया। फिर है वासोप्रोसिन, ये हमारा शरीर का वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, यूरिन डेंसिटी मेंटेन करता है। कि बहुत समय से हम यूरिन पास करने के लिए नहीं गए तो यूरिन गाढ़ी होती है, ज्यादा येलो हो जाती है नॉर्मल से, हो सकता है पास करते हुए समय थोड़ी जलन हो जाए, तो उसको मेंटेन करने वाला वासोप्रोसिन है। और छठवां है एसीपीएच, जो एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट होने से क्या करता है, होता है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होती है। देखा कनेक्शन क्या क्या है। तो ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, कितना सारा काम करती है, और इसकी साइज कितनी है, कितना काम करने वाले की, मटर के दाने कितने हैं, इतनी छोटी है और इतना बड़ा काम करती है। तो हम मटर दाने से इतने बड़े हैं तो कितना काम करना चाहिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कितना तो करे। जैसे स्वामी जी ने बोला है 2 घंटे दे दो एक समाज के लिए, खुद के लिए, खुद का जो करने के लिए 1 घंटा और एक क्लास लेने के लिए 1 घंटा, कितना तो दे सकते हैं हम लोग। तो आगे आते हैं अलग है थायराइड ग्लैंड। किसको थायराइड की बीमारी है, ओके, क्या होता है उससे, एक तो थायराइड की 2 बीमारी है, एक है पैराथायराइड और हाइपोथायराइड, सॉरी हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। इससे क्या होता है, हाइपो और हाइपर से क्या होता है, ध्यान कैसे रहता है, हाइपर मतलब ज्यादा
थायराइड का बेसिक काम क्या है? हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया तो कितना ही भी आप खाना खाओ वो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और आप पतले ही रहोगे। हम किसी को बोलते हैं ना, अरे पिज्जा खाता है, घी भी पीता है, सब कुछ करता है और शरीर को कुछ दिखता ही नहीं है। और कुछ लोग हवा खा के भी मोटे होते हैं। तो इसको कारणीभूत है हमारा थायराइड ग्लैंड। हाइपोथायराइड में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा चर्बी तैयार होती है, कंजम्पशन कम होता है, एनर्जी कम मिलती है, थकावट ज्यादा आती है। ये सब थायराइड की वजह से होते हैं। बटरफ्लाई शेप की है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। तो ये हो गया थायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड। पैराथायराइड कितने हैं? मैंने बोला था ना पहले, यहां पर थायराइड है, उसके चारों कोने में पैराथायराइड है। पैराथायराइड क्या क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करते हैं। अब कैल्शियम तो हमें चाहिए, मगर हमारे खाने में से कैल्शियम कम मिला तो क्या होता है? बेसिकली हमारा हार्ट अच्छी तरह से चलने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत है। तो हमारा शरीर क्या करता है? पैराथायराइड क्या करता है? हमारे बोन को मैसेज देता है, आपके पास जो कैल्शियम स्टोर है वो मुझे दे दो शरीर चलाने के लिए, और बोन में से कैल्शियम निकाल देता है। तो इससे क्या बीमारी होती है? आर्थराइटिस। कौन सा आर्थराइटिस? एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब जो सॉलिड है हड्डी वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, करेक्ट। तो कैल्शियम निकलने से ये होता है, इसके लिए सफिशिएंट कैल्शियम का खाना खाना चाहिए। तो ये पैराथायराइड करती है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं है। अब आते हैं थाइमस पे। थाइमस यहां पर है, हार्ट के पीछे। थाइमस क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है, बढ़ाता है। अब जब हमारे जन्म होने के बाद उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, मगर 12 साल के बाद वो सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों? जैसे मैंने बोला, इम्यूनिटी को कंट्रोल करने वाला है। तो जब बच्चा छोटा होता है, मुंह में कुछ भी डाल देता है, और हम क्या करते हैं? उसको मुंह में डालो, और उसको पहले उसकी सेंसरी ऑर्गन सबसे पहले यही है। तो उससे क्या होता है? सब कुछ उसके मुंह में जाने दो, बॉडी उसके अगेंस्ट WBC तैयार करती है कि क्या क्या वायरस जा रहे हैं, उसको पहचान के वो प्रकार के उससे फाइट करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करती है। और हमने अगर उसको ट्रेन ही नहीं किया तो आगे जाके तकलीफ होने वाली है। हम कुछ खिलौना भी मुंह में डाला, बोलते मुंह में मत डालो। ये नहीं करना है। मैंने भी किया था, सीखने के बाद बंद किया। अभी पोता हो गया मुझे, जो डाला है डालो मुंह में, कुछ नहीं होता। धोया नहीं है चलेगा। बॉडी को सीखने तो लोग किससे किससे फाइट करते हैं, मगर 12 साल के बाद वो सिकुड़ जाती है। इसका मतलब है बॉडी को मालूम हो गया सभी वायरसेस, अभी जरूरत नहीं है उसकी। पर कोरोना जैसा वायरस है तो बॉडी को पता ही नहीं है उससे फाइट कैसे करती है, और थाइमस एक्टिव नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी कम हुई, जिनकी थी वो मर गए। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी उन्होंने कैसे भी करके फाइट किया। मुझे भी हुआ था, हम दोनों को हुआ घर में, हम दोनों ही थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक बार मेरा ऑक्सीजन 80 पे गया। 80 पे गया तो क्या करते थे लोग? दौड़ो हॉस्पिटल के लिए, फिर हॉस्पिटल नहीं मिलता तो सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो गई और स्ट्रेस आ गया और इसमें ही डेथ हो जाती थी। मेरा 80 होने के बाद मैंने क्या बोला? मिसेस को बोला जाओ खाना बनाओ, 15 घंटे में आता हूं नॉर्मल करके। पेट पे सोया तो पेट और छाती पे प्रेशर आ गया और डीप ब्रीदिंग किया, रिगरस ब्रीदिंग किया 15 मिनट के लिए।
आ गया 95। ऑक्सीजन कम हो तो ऑक्सीजन दे दो ना, भाग दौड़ क्यों कर दिया और ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए? तो ये पता रहेगा तो हम करेंगे ना। और सबसे पहले मैंने मेरे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिव रखा कि अगर मेरा समय आया है तो कुछ भी करो तो मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूं, पर तब तक तो स्टेट ले लू। क्या आपको पता है आप कब बनते वाले हो? शायद अगले सेकंड में कोई भी बन सकता है यहां पर, पर उसका ये सेकंड में क्यों स्ट्रेस लेना है? हम उल्टा करते हैं, मैं बाहर जाऊंगा तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने एक बार खींच लिया तो उसको वापस नहीं ले सकते। तो ये सब काम हमारा थाइमस करता है। ओके, फिर आते हैं नीचे एड्रेनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर टोपी जैसे बिठाई है। एड्रेनल कब एक्टिव होती है करती है? डर लगने के बाद। तो उसमें एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन उसको बोलते हैं, वो सीक्रेट होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले से बात की। तो एड्रेनलिन ग्लैंड पे ज्यादा समय डालने की जरूरत नहीं है। फिर आती है पेट में और एक रह गई पैंक्रियास। तो बात तो इसके अंदर रखिए, क्योंकि पैंक्रियास क्या है? मिक्स ग्लैंड है, करेक्ट? जो एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करती है। अब तक हमने देखे वो क्या थे? सब सीक्रेट करने वाले हार्मोन। और एंजाइम किस लिए लगते हैं? पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए। तो पैंक्रियास सिर्फ इंसुलिन नहीं पैदा करता हार्मोन, वो डाइजेस्टिव जूसेस भी सीक्रेट करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो डाइजेस्टिव के लिए क्या क्या देते हैं। तो इसको बोलते हैं एलएटी, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो लाइपेज से फैट डाइजेस्ट होता है, अमाइलेज से स्टार्च डाइजेस्ट होता है और ट्रिप्सिन से प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। ट्रिप्सिन TRIP, उससे प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। अब जो हार्मोन है पैंक्रियास का, उसमें बीटा सेल होते हैं, जो हमारा क्या होता है, क्या सीक्रेट करते हैं पैंक्रियास? इंसुलिन। इंसुलिन में बीटा सेल होते हैं। तो बीटा सेल क्या करते हैं? ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली इंसुलिन क्या करता है शरीर में? नहीं, हाँ बोलो। हमने सांस ली, सांस में ऑक्सीजन गया, फिर ब्लड में लीवर से ग्लूकोज दे दिया। ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए दरवाजा खोलने वाला इंसुलिन है। अब इंसुलिन कम मात्रा में आ गया तो दरवाजा खुलेगा नहीं और ग्लूकोज रहेगा ब्लड में। और कई बार ऐसे भी होता है कि इंसुलिन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उससे भी दरवाजा खुलता नहीं है। तो एक दूसरे से कनेक्शन क्या है वो याद रखता है, राइट? सो ये बीटा सेल का काम यह है। फिर अल्फा सेल है। अल्फा सेल जब शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए मदद करता है। और डेल्टा सेल है, शरीर में बाकी हार्मोन्स है, उसको कंट्रोल करते हैं। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, हो गया क्लियर? तो यहां पर हमारे सभी ग्लैंड कवर हो गया है। और एक है गोनाड ग्लैंड, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, तो आपके सिलेबस के लिए वो नहीं है, उसके बारे में डिटेल नहीं जाएगी हम लोग, इसलिए मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी नहीं ली। क्लियर है यहां तक?
अब हमारे शरीर में कुछ गुड हार्मोन है, कुछ बैड हार्मोन्स है। गुड हार्मोन्स कौन कौन से? गुड हार्मोन को बोला जाता है, डॉक्टर के पास जाने का, डॉक्टर क्या दवा देते हैं ना, और दवा के क्या बोलता है, ये आपका डोज है, तो डोज याद रहता है। डोज का स्पेलिंग क्या है? DOAC। फिर उससे क्या क्या होते हैं? बोलो बोलो। एक तो मैंने बताया, ओ से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ए से सेरोटोनिन, डी से डोपामिन, और क्या रह गया? ई। अब आपको बता दें, मैं भी भूल गया, एंडोर्फिन। अबे चारों क्या करते हैं? तो डोपामाइन है, वो हाइपोथैलेमस को एक्टिव करता है, सेटिस्फैक्शन का हमें फीलिंग देता है, हैप्पीनेस देता है, तो अच्छा हार्मोन है ना। फिर ऑक्सीटोसिन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, लव हार्मोन जिसको बोला जाता है। सेरोटोनिन पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। मैंने बोला था ना, सोने का और जागने का साइकिल, तो सेरोटोनिन पेट में तैयार होता है, वो पिनियल ग्लैंड तक जाता है, और उसमें से मेलाटोनिन तैयार होता है, फील गुड भी होता है उससे। और एंडोर्फिन, जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को एक्टिव करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अच्छा एक पेन किलर है। तो बाहर से पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। हम योग और प्राणायाम ठीक से करेंगे तो चारों हार्मोन्स अपने आप समय समय पे सिक्रेट हो जाएंगे, और हमें अच्छा फील आएगा। और हार्मफुल हार्मोन कौन से? कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। सिंपैथिक सिस्टम को एक्टिव करने वाले हार्मोन है, वो बैड हार्मोन है। अभी शायद नाम याद नहीं रहे, कंसेप्ट तो याद रख सकते हो, किससे क्या होता है। ठीक है, क्लियर सब? अब आपको कुछ समझा नहीं होगा तो उसके सवाल पूछो। मतलब एग्जैक्ट टाइम था, एग्जैक्ट टाइम था 8:18। ओके, क्लियर सब? वेरी गुड। घर जाके मैंने वीडियो दी है, वो देखो, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, वो भी देख लो। ऑनलाइन पे किसी को कुछ सवाल है? धर्मेंद्र और जो भी है। हाँ सर, हेलो, आवाज आ रहा है सर? ठीक है, हाँ बोलो बोलो। हेलो, हाँ ये एक धर्मेंद्र, सवाल था आवाज। सर। जो खड़े होके कभी कभी पानी पीते हैं लोग, तो बोलते हैं घुटने दुखते हैं, तो उसका साइंटिफिक रीजन क्यों है, क्यों दुखते हैं ऐसे? ओके, ये सवाल। अब इन्होंने सवाल पूछा, खड़े खड़े पानी पीने से घुटने दुखते हैं, वो क्यों होता है? अब धर्मेंद्र सच बताओ, स्वामी जी बोलते हैं, मगर अभी तक मुझे उसका साइंटिफिक रीजन नहीं मिला है। तो जब तक मुझे साइंटिफिक रीजन नहीं मिलता, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, बहुत सारे स्वामी जी नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खड़े खड़े पानी पीना नहीं है। मैं सिर्फ एनाटॉमी के हिसाब से मैं ये बोलूंगा, खड़े खड़े पानी पीने से ग्रेविटी से पानी जल्दी पेट में गिर जाता है, जिससे हमारा जो जठर है उसमें स्कार आ सकता है, जख्म हो सकती है, और वो हमारी तकलीफ दे सकती है। कि अगर हमारे स्टमक में अंदर कुछ जख्म हो गई और HCl उसके ऊपर आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, जो पाचन के लिए आवश्यक है, तो उससे अल्सर बढ़ेगा। ये साइंटिफिक रीजन मुझे पता है, और घुटने पे कैसे जाते हैं मुझे अभी तक पता नहीं है। ठीक है, और कोई? ओके सर। हाँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। 210 जर आठवण करणार नाही तुम्ही मला 210 साठी करतो रिमाइंडर नंतर करा. ठीक है, क्लियर सर?
सबके चेहरे भी क्लियर नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, ये सब्जेक्ट इतना क्लिष्ट है। हमें ये तो सिखाया ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और हमारा सालों से इससे संबंध नहीं है, और अचानक से इतना ज्यादा अगर स्टडी करने जाए तो डाइजेस्ट होने के लिए समय तो लगेगा ना। कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? वेज समझ से जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, नॉनवेज के लिए 4 घंटे लगते हैं। वेज का पाचन होने के लिए, पूरा पाचन होकर स्कूल निकलने के लिए 1 दिन लगता है, नॉनवेज के लिए 2 दिन लगते हैं। डाइजेशन सिस्टम में हम जो चिकन मटन खाएंगे वो 2 दिन के लिए रहता है, क्योंकि पाचन उसका बहुत हार्ड है। तो ऐसे सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है, डाइजेस्ट होने के लिए समय लगेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, मेरे कई दोस्त है, उन्होंने बताया, इसीलिए मैंने कल मेरी इंट्रोडक्शन दी, और उसमें उन्होंने फिर से बताया कि कुछ चीजें रह गई। तो जो सब कुछ कल मैंने बताया उससे और एक एडिशनल ये हो गया, अभी मैं यूएस में गया था, तभी मैंने एक बुक लिखी है, आर्ट एंड साइंस फॉर परफेक्ट रिलेशनशिप, इंग्लिश में बुक है, और वो अमेजॉन किंडल पे अवेलेबल है। अभी मैं उसका हिंदी और मराठी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ, फिर से वो भी आ जाएगी। कितने लोगों को लगता है रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए? सबको लगता है, बस कैसे करनी है वो कितने लोगों को पता है? हम तो देखते हैं आज का साल डेटिंग करने का शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, और 1 साल के अंदर डिवोर्स हो जाता है। ये सब कैसे कर सकते हैं, डिवोर्स कैसे रह सकते हैं जिंदगी के साथ में, तो उसके बारे में बहुत सारी टेक्निक्स मैंने उस पर दी है बुक में। आपको किंडल पे अवेलेबल होंगी, नॉमिनल कीमत रखिए 99 रुपीज, आप ले लो, पढ़ लो। तो उसमें से कुछ सवाल रहेंगे तो आप पूछ सकते हो मुझे। आर्ट एंड साइंस ऑफ परफेक्ट रिलेशनशिप। मैं तो कहता हूँ किसी की शादी है तो पहले उसको काउंसलिंग करना चाहिए कि शादी के बाद क्या करना है। डिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब प्यार होता है तो रिलेशनशिप अलग होती है, और तब जो बुराइयां होती है दूसरे पार्टनर से वो नजरअंदाज की जाती है, और वही बुराइयां बाद में पहाड़ बन के सामने दिखती है। तो पहाड़ को चूहा कैसा बनाने का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने गाली दी मगर मैंने दी नहीं, वो टेक्निक्स उसमें दी है, ठीक है। पुस्तकाचा प्रिंट आउट काढलेला नाही, ऑनलाईनच अवेलेबल आहे, कारण प्रिंट आउट करणे खूप महाग होतं म्हणजे, ठीक है। चलो, तो अभी समापन करने के पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट के लिए। किसी भी सहज आसन में बैठना है, हाथों की कोई मुद्रा लगानी नहीं है, हाथों के तलवे आकाश की तरफ, आंखें सहजता से बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। आती हुई सांस शरीर में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रही है, जाती हुई प्रश्वास शरीर से नेगेटिव एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स सब लेके बाहर जा रही है। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और आराम से प्रश्वास करिए,
और एक लंबा गहरा सांस और आराम से प्रश्वास। पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों पे, दोनों पैरों की उंगलियां पैर के तलवे, एंकल जॉइंट और पिंडलिया, काफ मसल्स, घुटने, थाइस, हिप जॉइंट, इन सबको एक साथ रिलैक्स करेंगे। पैरों की उंगलियों से हिप जॉइंट तक सांस लेनी है और हिप जॉइंट से पैरों तक प्रश्वास करते हुए दोनों पैरों को एक साथ रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। अब अपना पूरा ध्यान पीठ के ऊपर जाएंगे। हमारा लंबर निशान, कमर, पीठ, कंधे का पिछला भाग, हमारा बैकबोन, स्पाइन, इस सबको एक साथ रिलैक्स करेंगे। तो कमर से कंधे तक सांस लेनी है और शोल्डर से कमर तक प्रश्वास करते हुए पूरा बैक साइड को रिलैक्स करना है। हमारे बैक के मसल्स रिलैक्स हो गए, कमर रिलैक्स हो गई, स्पाइन रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब पूरा ध्यान शरीर के फ्रंट साइड पे, हमारे निचले वाला पेट, बीच वाला पेट, छाती, कंधों के फ्रंट साइड, पेट के ऑर्गन्स, राइट साइड में लीवर, राइट किडनी, लेफ्ट साइड में स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास, लेफ्ट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबको एक साथ रिलैक्स करेंगे। पेट के निचले भाग से कंधे तक सांस लेनी है, कंधे से पेट के निचले भाग तक प्रश्वास करते हुए सबको एक साथ रिलैक्स करना है। हमारी छाती, पेट और सभी ऑर्गन रिलैक्स हो गए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब पूरा ध्यान अपने लंग्स और नाक पे। लंग्स और नाक हमारे रेस्पिरेशन है, तो उनको रिलैक्स करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेके लंग्स को भरना है और प्रश्वास करते हुए लंग्स को खाली करते हुए लंग्स और हार्ट को रिलैक्स करना है। लंग्स और हार्ट रिलैक्स हो गए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पे, हाथों की उंगलियां, तलवा, मंगल, ओरा, अपरा, कंधे, इनको एक साथ रिलैक्स करेंगे। उंगलियों से कंधे तक सांस लेनी है और कंधों से उंगलियों तक प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब पूरा ध्यान अपने हेड रिजन पे, हमारी गर्दन, गला, चीन, हमारे मुंह, गाल, नाक,
आंखें, कान, सर का ऊपर का भाग, सिर का पिछले वाला भाग, सिर में ब्रेन, सभी ग्लैंड्स, इनको एक साथ हम रिलैक्स करने वाले हैं। गले से सहस्त्रार तक सांस लेती है, सहस्त्रार से गले तक प्रश्वास करते हुए रीजन को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब पैरों से उंगली से सांस लेते हुए सर तक जाना है, सर से प्रश्वास करते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए पैरों की उंगली से बाहर निकलना है। ऐसे 3 बार करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, शरीर पूरी तरह से हल्का हो गया है। ऐसी अवस्था में बैठना है। मैं 3 बार कहूंगा और शांति बार बोलने वाले हो, आपको सिर्फ सुनना है। पंक्ति को सुनना है। शरीर में ओंकार के वाइब्रेशन को फील करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। संपूर्ण शांति का अनुभव करना है। आसपास के वातावरण के बारे में सजग हो जाएंगे। वातावरण में आने वाली आवाज सुनने का प्रयत्न करेंगे। हाथ और पैरों की उंगली में हल्की से हलचल। और जब आपका मन हो, कोई जल्दी नहीं है, जब मन हो तो आंखें खुल के आराम से बैठना है। हाथों का दर्शन करना नहीं है, शांति से बैठने रहिए और वही शांति महसूस करनी है। हमारे पैरासिम्पैथिक सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हो रही है।
सभी को धन्यवाद। मंगलम नित्य शुभ मंगलम। ओम। नहीं 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 नहीं, इसके लिए कि आप जो मूड में हो वो मूड को आत्मसात करना है, तो इसलिए कोई भी एक्शन फास्ट लेती नहीं है, ठीक है। तो मुझे सूचना है वो पहले बताओ। जैसे मैंने पहले बताया, अलीबाग में आप जो आने वाले हैं तो मैंने अभी तक नाम नहीं लिए कि कितने लोग हुए एग्जाम से पहले, फर्स्ट कितनी साइज की कर दिया वो डिसाइड करूंगा। और दूसरा, सोमवार को शुद्धि क्रिया है, तो उसके लिए 210 रुपए जिनको जिनको मटेरियल चाहिए, सिर्फ एक के पैसे आए हैं, तो कल जिनको जिनको चाहिए कल तक पैसे आने चाहिए, याद से पैसे लेके आना है। कैश रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन रहेगा उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 210 ज्यादा नहीं है, ओके। तो अब आपका एक सवाल, कैसे लगा आपको? एकदम डिवाइन फीलिंग? फिर भी समय कम था, इसके लिए बहुत शॉर्ट में लिया मैंने। अगर आगे समय मिला तो फिर एक बार ले सकते। ये मैंने लिया इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सीखना है और आपको स्टूडेंट से लेना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। ऑनलाइन सभी को धन्यवाद। ओम, थैंक यू।